अब क्या हुआ, जब इन्होंने फेरा बदली करी और तीसरे संसदीय जो सदस्य के जो लोग थे उन्हें अपने पास रखा, और उसके अंदर जो भी क्रांतिकारी थे और जो उदारवादी थे उनको उन्हें वहाँ से पहले ही बर्खास्त कर दिया, अर्थात हटा दिया। अब देखिए क्या है, प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य 1914 में दो यूरोपीय संगठनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की अर्थात केंद्रीय शक्तियाँ थे, और दूसरे खेमे में जो थे वे था फ्रांस, ब्रिटेन, रूस अर्थात इटली, रोमानिया भी इन खेमे में शामिल हो गए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध की घटना इधर प्रारंभ हो गई थी वैश्विक स्तर पर, और दो खेमे बन गए थे विश्व युद्ध के। प्रथम खेमे में कौन था? प्रथम खेमे में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की ये था, और जो दूसरा खेमा था उसमें कौन था? उसमें था फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था, ये सब था। इन सभी देशों के आसपास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसीलिए यूरोप के साथ साथ यह जो युद्ध है यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। तो ये जो हमने देखा, ये जो दो गुट बट गए थे, और इसमें क्या हुआ था, जो सभी बाहर के जो सभी देश थे वे सभी सम्मिलित थे। विश्व स्तर पर ये युद्ध हो रहा था, और वैश्विक साम्राज्य ये सब थे। इसीलिए यूरोप के साथ साथ जो अन्य युद्ध में जो यूरोप से आने, यूरोप के बाहर फैला गया था। इस युद्ध, ये जो युद्ध था ये सब पहला युद्ध था विश्व का। अब देखिए क्या होता है, इस युद्ध को शुरू में रूसिया को काफ़ी समर्थन प्राप्त था, या काफ़ी समर्थन मिला हुआ था। किसे? ये जो युद्ध था इसमें रूस का काफ़ी समर्थन था। जारा ने जारा का साथ दिया, जनता ने जारा का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया जारा ने ड्यूमा के में मौजूद मुख्य पार्टियों की सलाह लेना छोड़ दिया। तो प्रारंभ में जो रूस था उसका जो शासक था जारा, उसने तो बहुत समर्थन किया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचते चला गया तो वो क्या किया, उन्होंने जो ड्यूमा था, ड्यूमा ये वहाँ पर रूस में उस संसद को ड्यूमा कहते हैं, तो हमारे भारत में तो संसद कहते हैं। तो ये जो ड्यूमा के जो सदस्य थे, जो तीसरी उन्होंने लोकसभा संसदीय व्यवस्था में जो व्यक्ति चुने थे, ये वो उनकी बात कर रहा है कि क्या हुआ, जो लोग थे इसके अंदर से उन्होंने सलाह मशवरा लेनी उन्होंने गायब कर दी, और अंग्रेजी विरोधी सभाएं दिनों दिन बलवती होने लग गई। तो क्या हुआ, दिनों दिन अब ऐसे व्यक्तियों का जो अंग्रेज का विरोध करती थी, जर्मनी का विरोध करती थी, इन सब की ऐसी जो सभाएं थी वे बढ़ने लग गई थी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटरबर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया, इन्होंने रख दिया पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटरबर्ग जर्मन नाम नहीं था। अब जब लंबा चलने लग गया, उसके कारण उन्होंने क्या किया, जो जारा थे उन्होंने सभी लोगों से सलाह मशवरा लेनी बंद कर दी, और साथ ही साथ जो जर्मनी थे
जर्मनी के विरोध में जो सभाएं होती थी वो दिनों दिन क्या हो गया, वो बदलती चली गई। जर्मनी विरोध की जो भावना थी वो लोगों में बहुत अधिक बढ़ती चली गई, और इस कारण क्या हुआ, जो सेंट पीटर थे, सेंट पीटरबर्ग, इनका नाम सामान्य लोगों ने, सामान्य जनता ने बदल कर क्या रख दिया, पेट्रोग्राद नाम रख दिया। क्योंकि जो सेंट पीटर नाम था वो कहते हैं कि जो सेंट पीटर नाम जो था वो जारा की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उनके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और लोकप्रिय बना दिया। ये क्या कह रहा है, एक तो इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया, सेंट पीटर जी जो थे उनका नाम, उसकी जगह क्या रख दिया, पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि जो सेंट पीटर हैं वो एक जर्मनी नाम था, और जो सेंट पीटर ये रूस के थे। तो जो लोग थे इन्होंने इनका नाम जर्मनी जो नाम था उसको हटा कर रूसी नाम रख दिया, पेट्रोग्राद। जरीना जो हैं जो कि जारा की पत्नी हैं, जरीना महारानी हैं, वे अलेक्सांद्र जो है जर्मन का मूल होने और उनकी घटिया सलाहकार और खासकर रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। तो जो सलाहकार हुआ करते थे, जैसे जो रानी हो गई उनके सलाहकार हुआ करते थे, और खासकर जो रासपुतीन शासक जो थे, ये सब जो सन्यासी ने राजशाही की ओर एक अलोकप्रियता इन लोगों को मतलब बहुत अधिक इनकी समाज में निंदा हुई, और ये जो राजशाही परिवार था इनको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, इनकी बहुत निंदा हुई, बहुत अपमान हुआ इनका, मतलब एक जो जनता थी जो उनके द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध की पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। प्रथम विश्व युद्ध में जो पूर्वी मोर्चा था, अर्थात ये विश्व स्तर पर नहीं कर रहा, ये एक व्यक्तिगत स्तर पर कर रहा है। जो पूर्वी मोर्चे पे लड़ाई चल रही थी और जो पश्चिमी मोर्चा है वहाँ जो लड़ाई हो रही थी, इन दोनों में बहुत भिन्नता थी। ये कह रहा है जो पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बने खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे। जो पश्चिमी सैनिक थे ये पूर्वी फ्रांस की जो सीमा थी यहाँ की जो खाई थी ये यहाँ पर आपस में लड़ रहे थे, जबकि जो पूर्वी मोर्चे पर देखिए पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाई से लड़ रहे थे, ठीक है, पश्चिम दिशा में। जो पूर्वी फ्रांस की सीमा है वहाँ पे जो खाई थी वहाँ युद्ध चल रहा था, और पश्चिम में किधर, जो पश्चिम है पश्चिम में सैनिक पूर्वी
फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे। पश्चिम में क्या हो रहा था, जो पूर्वी फ्रांस थे उनकी सीमा पे जो खाई थी उससे लड़ रहे थे। और देखिए जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी सफलता तय कर ली थी। पूर्वी मोर्चे पर सेना जो थी उन्होंने काफ़ी जो सफलताएं थी उन्होंने वो प्राप्त कर ली थी। आगे देखते हैं। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसों का मनोबल तोड़ दिया था। और क्या हुआ, 1914 और 1916 के बीच जर्मन और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलना पड़ा। 1914 और 16 के बीच जो जर्मन है और ऑस्ट्रिया है, इनमें क्या हुआ, काफ़ी रूसी जो सैनिक हैं उनको बहुत अधिक पराजय का सामना देखना पड़ा। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने सैनिकों में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर दिया था। तो रूस की जो सेना थी, मार्ग में जो भी फसल आ रही थी, इमारतें आ रही थी, उन्हें सब नष्ट करती चली जा रही थी, ताकि दुश्मन की जो सेना है वहाँ जो टिकने के लिए उनको कोई साधन ना मिले, ठीक रूप से वहाँ पे टिक ना सके, अपना मतलब जमाव ना बना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। तो जो फसल और इमारतें नष्ट हुई उसमें 30 लाख से भी ज़्यादा लोग शरणार्थी बन गए, अर्थात इतने सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए। इन हालत ने सरकार और जारा दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। तो ये जो असफलताएं प्राप्त हुई और इतने सारे व्यक्ति मारे गए, फसल नष्ट हो गई, और साथ ही साथ जब फसल नष्ट हो गई और इतने सारे व्यक्ति बेघर हो गए, तो उससे क्या हुआ, जो सरकार जो थी और इसके अलावा जो जारा थे, ये सब लोग जिन्हें जनता प्रारंभ में इतना सम्मान देती थी, इतना उनका मतलब उनको मानती थी, लेकिन एक ही झटके में ये लोग अप्रिय हो गए और जनता इनसे मतलब बहुत एक मतलब नाखुश थी, ये बहुत अलोकप्रिय हो गए। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस की अपनी उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाले आपूर्ति भी बंद हो गई थी। रूस के पहले से ही उद्योग कुछ कम थे और साथ ही साथ जो आपूर्ति बाहर से ये अपनी पूरी करते थे वे भी बंद हो गई। अब बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि जो बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उन पर जर्मनी का कब्जा हो गया। तो जिस प्रकार समुद्री मार्ग से विदेश से औद्योगिक सामान आया करते थे, वहाँ पर क्या हो गया था, युद्ध के दौरान जर्मनी ने विजय प्राप्त कर ली और उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के काफ़ी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लग गए।
तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो यूरोप के काफ़ी देशों जो देश थे उसके मुकाबले में जो रूस था, उसके जो औद्योगिक उपकरण थे वे तेजी से बेकार हो गए और 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। प्रारंभ में इसमें रेलवे लाइन बिछाई गई थी, लेकिन क्या हुआ 1900 युद्ध के बाद युद्ध समाप्त हुआ, उसमें भी कई क्षतियाँ इसको पहुंची और 1916 तक आते आते जो रेलवे लाइनें थी वे टूट गई थी और टूट चुकी थी बहुत हद तक। अच्छी सेहत वाली जो वर्दी को युद्ध में झोंक दिया गया था। जो ड्रेस होती थी जो सैनिक पहनते थे, जो भी अच्छे थे, उच्च वर्ग उच्च कोटि के थे, तो उन्हें पहले से ही उनका जो उपयोग है वे युद्ध में किया जा चुका था। दिन भर में मजदूरों की कमी पड़ने लग गई थी। देश भर में जो देश हैं उनमें क्या हुआ, अब मज़दूरों की कमी पड़ने लग गई, सैनिकों की भी कमी पड़ गई और इसके अलावा जो बाहर देशों से उनकी जो पूर्ति हुआ करती थी सामानों की, वो क्या हुआ, वो भी ख़त्म हो गए, उस पर भी जर्मनियों का अधिकार हो गया। जो देश भर में जो मज़दूर हैं उनकी कमी पड़ने लग गई थी और ज़रूरी जो सामान बनाने वाले छोटे छोटे जो वर्कशॉप जो थे वो ठप होने लगे थे। ज़्यादातर जो अनाज था वो सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा था। जो अनाज था वो सामान्य जनता जो देशों में रहा करती थी, शहरों में रहा करती थी, उनके मुख से निकाल कर उनको कहाँ भेजा जाने लग गया था, अर्थात उनके हिस्सों से उनको अलग करके युद्ध के मैदान पे जहाँ सैनिक रहा करते थे उनको भेजा जाने लग गया था। शहरों में रहने वालों के लिए जो रोटी आटे की किल्लत पैदा हो गई थी। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लग गए थे। तो क्या है, अब 1916 तक आते आते क्या हुआ, पूरी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। यहाँ तक कि जो आम जनता थी वो रोटी के लिए तरसने लग गई थी। 1916 की सर्दियों तक आते आते दुकान पर इतनी अधिक भीड़ हो गई थी कि जो दुकानदार था उसके दुकानों पर भी दंगे होने लग गए थे। किसके अभाव में? रोटी के अभाव में, आटे की रोटी की अभाव में। अब देखिए ये क्या कह रहा है, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मज़दूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित थे। दाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, पेंटर पेंसिल और सरकारी इमारतें, जैसे जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी, ड्यूमा संसद, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, तो यहाँ फैशनेबल इलाके और विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। ये सभी सरकारी इमारतों का नाम है जिन पर क्या होता था, जिस महल पर ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी
तरफ इमारत थी। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा होगी। तो क्या हुआ, फरवरी के समय में जो भी मजदूरी इलाका था, जहाँ मजदूर रहते थे, उनके इलाके में खाद्य पदार्थ जो है वो उसके जो खाद्य पदार्थ उसमें बहुत अधिक कमी आई, बहुत बहुत भारी मात्रा में कमी आई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसीलिए वह जारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। तो इतनी अधिक समाज में अव्यवस्था थी, अशांति थी, तो इसी बीच वे चाहते थे कि और अधिक समस्या उत्पन्न ना हो और जो भी ड्यूमा चलती आ रही है अभी तक वैसे ही चलती रहे, उसे भंग ना किया जाए। लेकिन क्या होता है, 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। इतना सब कुछ होने के पश्चात क्या हुआ, 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। तालाबंदी अर्थात मतलब वो अब बंद रहेगा हमेशा के लिए। वो भी एक फैक्ट्री जिसमें मजदूर काम करते थे। तो लोगों में असंतुष्ट की भावना तो रहेगी, मतलब जिज्ञासा होगी ऐसा क्यों। आगे चलिए हम आगे देखते हैं। अगले दिन इस फैक्ट्री के जो मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्री के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। तो अब फैक्ट्री भी हड़ताल पर आ गई। पहले मजदूर हड़ताल किया करते थे, अब फैक्ट्री हड़ताल कर रही है। प्रारंभ में पहले एक फैक्ट्री ने हड़ताल करी थी, लेकिन उसी के प्रभाव में आते हुए 50 और फैक्ट्री वाले जो थे, फैक्ट्री की मजदूर जो फैक्ट्री थे 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। फैक्ट्री ने भी कर दिया, मजदूरों ने भी कर दिया। बहुत सारे कारखाने में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। हड़ताल का नेतृत्व औरतों ने भी किया। इस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्क्री प्रोस्पेक्ट तक आ गई। तो इन्होंने इस हड़ताल का, महिलाओं ने हड़ताल का नेतृत्व भी किया। बाद में से महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से मनाया जाने लग गया। और आंदोलन करते हुए ये कहाँ तक आ गई, राजधानी के बीचों बीच नेवेस्क्री प्रोस्पेक्ट तक ये पहुँच गई। इस समय तक कई राजनीतिक जो पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर पा रही थी। बहुत सी पार्टी थी इस समय, वे सक्रिय रूप से उसे संगठित नहीं कर पा रही थी, संचालित नहीं कर पा रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरी ने कहाँ गया, हाँ, जब फैशनेबल रिहायशत इलाके और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया और सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। तो जो हड़ताल करता व्यक्ति थे और उनके साथ जो महिलाएं थी, ये सब थे। तो ये सब इन्होंने जब ये एकत्र हुए और जो भी राजशाही जो महल थे, जो भी इमारतें थी, यहाँ पर ये लोग आकर ये आंदोलन करने लग गए।
तो क्या हुआ यहाँ पर, जो सरकार थी उन्हें कर्फ्यू लगाना पड़ा। जब उन्होंने कर्फ्यू लगाया तो प्रदर्शनकारी क्या हुआ, इधर से उधर चले गए, तितर बितर हो गए। लेकिन 24-25 तारीख को वह फिर इकट्ठा हो गए। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। तो जब ये लोग पहले दिन तो इन्हें जब कर्फ्यू लगा दिया गया सरकार द्वारा तो ये इधर उधर चले गए, लेकिन दूसरे दिन ये 24-25 तारीख को फिर से एकत्र हो गए। अब इस पर सरकार ने बहुत अधिक कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया और इसके लिए उन्होंने सैनिक और पुलिस भी तैनात कर दिए। रविवार को क्या हुआ, 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। तो रविवार 25 फरवरी को क्या हुआ, जो ड्यूमा है उसको, अर्थात जो संसद थी, संसद के सदस्य थे, उसको सरकार ने बर्खास्त कर दिया, अर्थात उसे नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। सरकार ने राजनीतिज्ञ बयान दिया इस कार्यवाही के अंतर्गत, और जो 25 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट पर इसके इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया। हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। 24 को इकट्ठा हुए थे, तब कर्फ्यू लग गया, 23 को इकट्ठा हुए थे, फिर कर्फ्यू लग गया, फिर 24-25 को फिर से इकट्ठा हुए, फिर इसके बाद जो 27 है फिर वहाँ उस दिन फिर से इकट्ठा हुए। तो क्या हुआ, जब 27 को ये लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस वालों पर और मुख्यालयों पर हमला कर दिया और जो भी व्यवस्थाएं थी उसको तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटे में जो कमी है वे और लोकतांत्रिक अधिकारियों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सैकड़ों पर जमा हो गए और सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिक को तैनात कर दिया। एक बार घुड़सवार सैनिक को तैनात किया था, उससे कोई फ़र्क नहीं हुआ, मतलब फिर उसमें वो उसी प्रकार व्यवस्था रही, कोई परिवर्तन नहीं आया। इस बार फिर से भी जब उन्होंने काफ़ी विद्रोह किया, काफ़ी तहस नहस कर दिया, तो क्या हुआ, लोगों का ये कहना था, वो इस बात की मांग कर रहे थे जो रोटी की अव्यवस्था फैल रही है उसकी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, और साथ ही साथ जो तनख्वाह उनको कम मिलती है उनको उचित रूप से मिली जानी चाहिए, और जो काम है, काम के घंटे सही रूप से, निश्चित रूप से तय किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इन सब के कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया। और बाद में उन्होंने जब विद्रोह किया और काफ़ी तहस नहस किया, तब इन्होंने बोला कि एक लोकतांत्रिक अधिकार के पक्ष में उन्होंने असंख्य लोगों ने सड़कों पर नारे लगाए जमकर, और सरकार ने स्थिति को फिर से संभालने के लिए क्या किया, फिर से सैनिकों को तैनात कर दिया और क्या किया, उनका मतलब उनकी आवाज़ों को दबाया गया। लेकिन घुड़सवार जो हैं, सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। हालांकि जो दमनकारी थे, जो मतलब इनको दबा रहे थे, जो सैनिक तैनात हुए थे उनकी आवाज़ों को, और जो घुड़सवार थे, ये सब जो सैनिक टुकड़ी थे, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर क्या किया, गोली चलाने से इनकार कर दिया। हालांकि उनका वो विरोध तो कर रहे थे, लेकिन
इतना भी इतनी अधिक मतलब क्रूरता नहीं थी उनमें, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो भी उसी समाज में जी रहे थे। उन्हें भी लग रहा था हाँ कोई ना कोई समस्याएं हैं, तभी तो जनता इतनी आवाज़ उठा रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया सैनिकों ने, हम गोली नहीं चलाएंगे। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट के बैकर में अपने ही एक सफ़र पर गोली चला दी। गुस्से में क्या किया, जो सिपाही थे उसने क्या हुआ, एक रेजिमेंट के बैरक में अपने एक जो अफसर हैं, अफसर पे गोली चला दी। न कि जो जनता थी, जो आम लोग थे, उस पर गोली न चलाने के मतलब उस पर गोली उन्होंने नहीं चलाई, अब बल्कि इसके विपरीत चलाई। जो अफसर थे उन पर उन्होंने गोली चलाई, बैरक में जो भी एक अफसर तैनात था उस पर। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी। पहले रेजिमेंट ने बगावत कर दी, एक अफसर पर गोली चला दी। दूसरा जो रेजिमेंट है उन्होंने भी बगावत कर दी और हड़ताल मजदूरों के साथ आ गए। तो क्या हुआ, जो सैनिक थे, जो बैरक में रहा करते थे, जो सैनिक थे, इन्होंने भी विरोध कर दिया और ये भी आम जनता से आकर आ मिले। उस शाम को सिपाही और जो मजदूर एक सोवियत या परिषद का संगठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। तो क्या हुआ, जब इन पूरी जनता, जो राजा है जो जा रहा था, उसका विरोध कर रही थी, फिर प्रारंभ में तो जनता ने प्रयास किया, लेकिन अंत में जब बहुत अधिक शोषण होने लग गया, तो जो सैनिक थे जिन्होंने इतनी अधिक क्षति बर्दाश्त करी थी, 1914 का उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध देखा था और इतने सारे लोगों को घायल होते देखा था, मरते देखा था। अंत में ये भी क्या किए, ये जो सैनिक थे ये आ गए, जनता के साथ मिल गए और उनके साथ मिलकर उन्होंने भी मतलब जनता का सहयोग किया, जारा का साथ छोड़ दिया। और जो सामान्य जनता थी उन्होंने शाम के समय उसी महल पे, जहाँ पर ड्यूमा जो एक प्रकार से संसद का नाम था, ड्यूमा की जो बैठक जहाँ हुआ करती थी, तो ये लोग गए शाम के समय, वहीं पर इन्होंने अपनी बैठक रखी और यहीं से उन्होंने क्या किया, जो पेट्रोग्राद जो है, पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ, एक नए सोवियत संघ का जन्म हुआ, रूस का पतन हो गया। और कैसा, पेट्रोग्राद। अब देखिए अगले दिन क्या होता है। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जारा से मिलने गया। एक प्रतिनिधि मंडल था, जारा के पास गया। अभी तक जारा उसी स्थिति में है, अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। सैनिक कमांडर ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये जाके कह रहा है, ये सैनिक कमांडर ही है, जारा से कह रहा है जाके आप राजगद्दी छोड़ दीजिए। उसने कमांडर की बात मान ली। क्या किया, जारा ने कमांडर की बात मान ली, क्योंकि जनता भी शामिल थी उनके पक्ष में, एक पक्ष में, और उनकी मतलब ये जो सैनिक भी थे, जो भी सामान्य लोग थे वो, और जो सैनिक जो थे उनके सारी, ये सब एक पक्ष में थे। तो उन्होंने क्या कहा, उनकी बात तो मान ली। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की
जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाएगी और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथ में आ गया। तो अब क्या हुआ, अब इस प्रकार जो राजा था, जो जारा था, उसे अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। अपनी जो एक राजशाही व्यवस्था चलती आ रही थी इतने वर्षों से, उसने उसे छोड़ दिया। और क्या हुआ, जो भी जो ड्यूमा के अंदर के जो नेता थे, उन्होंने देश के लिए, सोवियत संघ के लिए काम किया था। उन्होंने अब एक अंतरिम सरकार बनाई और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अब इसी सरकार द्वारा पूरे देश की व्यवस्था देखी जाएगी और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति हैं उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाएगा और जो संविधान सभा है इसे पूरा अधिकार सौंप दिया जाएगा। मतलब जो संविधान सभा है वो सभी के अधिकारों की रक्षा करेगी। कहने का अर्थ ये है कि इसमें कोई भी किसी भी व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलेगी, जिस प्रकार जारा ने करी थी अपनी जनता के साथ, अपनी प्रजा के साथ। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो 1917 में राजशाही की जो गद्दी थी वो हटा दी गई। क्रांति का एक झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथ में था। तो पेट्रोग्राद की जो जनता थी उसके हाथ में ये क्रांति का झंडा था, तभी उसमें इतना बदलाव आया। देखिए यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं, इसे क्या दे रखा है। फरवरी क्रांति में महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती थी। जो महिलाएं थी वो अक्सर अपने सहकर्मियों को प्रेरित करती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासीवेला ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुषों के कामगारों को लाल भट्टियां बांधी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासीवेला ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर जो मौजूद मजदूर उनके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बार में प्रबंधकों को सुनिश्चित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाया। उसने पाव रोटी तो ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलटकर जवाब दिया कि जब काफ़ी सारे भूखे हो तो मैं अकेले पेट भरे की नहीं सोच सकती। फार्मा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभागों में काम करने वाली महिलाएं भी फैक्ट्री इकट्ठा हो गई और धीरे धीरे काफ़ी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिया और दूर हुजुम सड़क पर निकल गया। फरवरी के बाद, ये फरवरी तक की कहानी थी। फरवरी के बाद देखिए अंतरिम सरकार का निर्माण हो चुका है।
तो ये अब उसके आगे की बात कह रहा है। अंतरिम सरकार ने सैनिक जो अधिकारी थे, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। अंतरिम सरकार के अंतर्गत कौन कौन अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली थे? सैनिक, अधिकारी, भूस्वामी अर्थात जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्तियां थीं, और इसके अलावा उद्योगपति, ये सब अंतरिम सरकार में प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे। ये उनकी बात कर रहा है। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। उसके अंदर भी जो उदारवादी थे वे और समाजवादी वे क्या चाहते थे? निर्वाचन सरकार का गठन हो जाए, वो जल्द से जल्द ये चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा दी गई। जनसभाएं जो होती थी उस पे पाबंदी लगाई गई थी, उसको हटा दी गई, और संगठन बनाने की जो पाबंदी थी वो भी हटा दी गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है संगठन बनाने की जो पाबंदी थी ये सब हटा ली गई, लेकिन क्या हुआ? निर्वाचन का तरीका जो होता है सब जगह एक जैसा नहीं होता, लेकिन जो पेट्रोग्राद सोवियत की जो तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। हर जगह मतलब अब पेट्रोग्राद सोवियत का ही वर्चस्व था। अप्रैल 1917 में वोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट गए। लौट आए। लेनिन का जो नेतृत्व में बोलिशेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। ये पहले से ही जो लेनिन थे ये युद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन इसके बीच कितने सारे युद्ध देखने को मिले। ये वही कह रहा है। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त कर दिया जाए। लेनिन ने क्या बयान दिया कि युद्ध समाप्त कर दिया जाए, जो सारी ज़मीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। लेनिन इनका बहुत अधिक मतलब राजनीति में इनका जो स्थान है वो तो पूछे ही मत। इनका कुछ अलग ही विचार रहा है। तो इनका क्या विचार था कि ये तो पहले से ही नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, और इन्होंने अब सब कुछ इतना सब कुछ होने के पश्चात ये चाहते थे ज़मीन जो है वे सभी किसानों में समान रूप से बराबर बांट दी जाए, और जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, जिससे कि जो शक्ति है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना आए। 3 मांगों को लेनिन ने अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। जो लेनिन की ये 3 मांगे थी कि सर्वप्रथम युद्ध समाप्त कर दिया जाए, दूसरा था कि ज़मीन जो है वो किसानों के हवाले कर दी जाए, और बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इनकी जो 3 मांग थी वो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस। याद रखना, अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस। इसमें 3 मांग थी लेनिन की, उसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्य को नष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। तो जो रेडिकल्स पार्टी जो हमने पढ़ी थी वो उनका ये मानना था कि जो उनका जो उद्देश्य था स्पष्ट रूप से सबको पता ही था, और वो क्या चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि वो जो पार्टी है उसका नाम हटाकर
वॉल्सेविक जो पार्टी है वो उसका नाम रख दिया जाना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी के स्थान, कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। जो वॉल्सेविक है उस पार्टी को हटाकर, मतलब उसके नाम को हटाकर। वॉल्सेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी जो है क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसीलिए फिलहाल अंतिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटना ने उनकी जो सोच बदल दी। गर्मी में मजदूर आंदोलन और फैल गया और औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री और कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से जो मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लग गए। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। जो सेना है, सेना ने सिपाहियों की समितियां बनने लगी और जून में लगभग 500 सोवियतों ने आखिर रूसी सोवियत कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। जो अप्रैल थीसिस की लेनिन ने अपने विचार रखे थे पार्टी के समक्ष, उसे जानकर लोगों में बहुत अधिक मतलब आश्चर्यचकित हुए कि अभी और कुछ भी देखना बाकी रह गया है। तो इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान मजदूरों ने और अधिक आंदोलन छेड़ दिए थे, क्योंकि वो जो औद्योगिक इलाके में जो फैक्ट्रियां थी और जो कमेटियां थी, इनको जो भी चलाने वाले जो मालिक थे, उनका जो चलाने का तौर तरीका था, इस पर उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। तो इससे क्या हुआ, जो ट्रेड यूनियन थे इन सब में काफ़ी उथल पुथल मतलब मची। और जो सेना में जो सिपाही थे, सिपाहियों ने जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, एक समितियां बनाने लग गए। और जून के लगभग क्या हुआ, 500 सोवियतों ने आखिरकार रूसी कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधित्व भेज दिए। अब रूसी कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व भेजा, वो भी 500। अब आगे देखिए ये इसके अंदर क्या हलचल चल रही है। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की जो ताकत कमज़ोर होती चली गई। अब अंतरिम सरकार कमज़ोर पड़ रही थी, क्योंकि अभी भी आंदोलन चल रहा था, अभी भी जो मिल मालिक थे वो मनमाने रूप से कार्य करा रहे थे। और जो सिपाही थे, ये जो सिपाही थे ये अलग से इन्होंने अपनी समितियां बना दी। और उधर सोवियत संघ जो है, रूस की जो सोवियत संघ, उन्होंने कांग्रेस को भेज दिया था, जिससे क्या हुआ, अंतरिम सरकार कमज़ोर पड़ने लग गई थी। और क्या हुआ, बोल्शेविकों का जो प्रभाव था उसका प्रभाव बढ़ने लग गया। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लग गई। जो अभी भी असंतोष था लोगों में, उसको दबाए रखने के लिए अंतरिम सरकार ने बहुत कदम, भिन्न प्रकार के कदम उठाए। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की जो मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेतृत्व को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो रोकने के लिए जो क्या क्या कदम उठाए गए, जो मजदूर थे, मजदूरों के जो नेता थे, जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या हुआ, जुलाई 1917 में वॉल्शेविकों जो है, इसके द्वारा आयोजित किए गए जो भी प्रदर्शनकारी थे उनको
उनका मतलब भारी दमन किया गया, मतलब उनको किसी न किसी रूप में उनको दबाया गया, वहाँ से हटाया गया। और बहुत सारे जो वॉल्सविक जो भी नेता थे उनको छिपना पड़ा या भागना पड़ा। इसके ये जो अंतरिम सरकार जो है उनकी मांगों को दबा रही है, ये उनके द्वारा की गई प्रतिक्रिया है जनता पे। तो अब क्या होता है, गांव में किसान और उनके जो साम्राज्यवादी जो क्रांतिकारी नेता और भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लग गए थे। अब क्या हुआ, जो गांव के अंदर किसान जो थे और जो समाजवादी क्रांतिकारी नेता जो थे, ये भूमि पुनर्निर्माण के लिए क्या कर रहे थे, ये दबाव डाल रहे थे। इस काम के लिए जो भूमि जो है समितियां बना दी गई। इस कार्य के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी और सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन है लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसान ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो अब जब इतने सारे परिवर्तन देखे थे तो लोगों ने क्या किया, इतने सारे जब क्रांतिकारियाँ देखा था तो इन्होंने जो जनता थी इन सब का एक तरीके से समर्थन पाते हुए, एक तरीके से जागरूकता पाते हुए, रुचि पाते हुए क्या किया इन्होंने जुलाई से लेकर सितंबर के बीच जो किसान थे उन्होंने बहुत सारी ज़मीन जो थी उस पर कब्जा जमा लिया। और ये देखिए ये क्या हो रहा है, गोलीबारी का प्रदर्शन। 17 जुलाई 1917 को वॉल्सविक समर्थक प्रदर्शनकारी पर सेना द्वारा गोली चलाई गई। तो देखिए अब क्या होता है, इधर बात चल रही थी फरवरी की, ठीक है, फरवरी, इसी क्रम में फरवरी बढ़ते बढ़ते कहाँ ये घटना इतनी लंबी चली, जुलाई भी आ गया और इधर सितंबर भी आ गया। अब देखिए इधर क्या होता है, इधर जब सितंबर आया तो इधर अक्टूबर भी आ गया। अक्टूबर 1917 की क्रांति, जैसे जैसे अंतरिम सरकार और